नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। हमारे साथ ऐसे सारथी अभी मौजूद हैं जो साइबर एसपी रह चुके हैं, एसटीएफ में एसपी रह चुके हैं, एजेके में भी एसपी रह चुके हैं और इन दोनों एएसपी जोन 2 भोपाल में हैं। उनकी खासियत ये है कि वो सहज और सरल हैं, सहयोग करने में, मदद करने में आगे रहते हैं और राज्य पुलिस सेवा से आते हैं। तो हम जानेंगे उनसे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो आइए मिलिए एएसपी राजेश सिंह भदौरिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। शुरुआत शुरू से करते हैं सर। आपका बचपन कहाँ बीता, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, मेरा बचपन ग्वालियर में बीता। मेरी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज मेरा ग्वालियर से है। मैं ग्वालियर, मेरे फादर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे और पूरा मेरी एजुकेशन जैसा मैंने बताया ग्वालियर स्कूलिंग के बाद मॉडल साइंस कॉलेज ग्वालियर से किया। जीवाई यूनिवर्सिटी जो मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं एमएससी जूलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और कब आपको लगा कि पुलिस में आना चाहिए? मैं यूपीएससी की तैयारी तो मैंने जो है ग्रेजुएशन के साथ ही कर ली थी और मेरा टारगेट था कि यूपीएससी के लिए मैं दिल्ली में भी गया इसके लिए कोचिंग के लिए। दिल्ली और इलाहाबाद दोनों लेवल पे मैंने इसकी तैयारी के लिए कोचिंग अटेंड की थी और इस कड़ी में इसी बीच में मध्य प्रदेश में 99 पीएससी जो निकली उसमें मेरे द्वारा दिया गया मन वांछित। जो जैसे मैं चूँकि मुझे ये लगता था कि पुलिस में यदि मैं जाऊँगा तो स्पॉट जस्टिस बहुत सही ठीक से कर सकते हैं। फादर भी जैसे मैंने बताया था कि मेरे चूँकि कानूनविद रहे और एडवोकेट के अच्छे जाने माने एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर से होने के कारण मैं पृष्ठभूमि में देखता था कि लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए और खासियत रहे क्रिमिनल फील्ड के ही एडवोकेट रहे वो। ऐसी परिस्थिति में क्रिमिनल्स कैसे बच रहे हैं, क्या हो रहा है, ये ना बच पाएँ, ये कसक भी मुझे लगती नहीं बच। जबकि फादर का जॉब तो नेचुरली वो ये था, लेकिन वो उनके जो मार्गदर्शन था, जो उनके द्वारा दिया गया एक मार्गदर्शन के साथ साथ उनके अनुभव के जो कारण मेरे द्वारा यूपीएससी टारगेट कर रहा था। उसी दौरान जैसे मैंने बताया 99 पीएससी निकली और 99 के पीएससी में फॉर्म भरा और मैंने मेरिट में पोजीशन लेके फर्स्ट पे मैं डीएसपी ही भरा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं पुलिस में जा कर के जल्दी स्पॉट जस्टिस कर सकता हूँ। पेपर वर्क में आदमी उसमें हो सकता है कि डिले हो सकता है, तो डिले ना हो जस्टिस, ये मेरे एक दिमाग में उस समय थीम थी। फादर को देखकर आपको रुचि पुलिस में आने की? हाँ, मेरे और खासियत ये भी रहे कि मेरे फादर के साथ साथ मेरे ग्रैंडफादर वो पुलिस ऑफिसर रहे, तो उनसे भी मैंने देखा वो यूपी कैडर से थे और विभिन्न बड़ी बड़ी सिटी मेट्रो सिटी में रहे वो, उनसे भी नज़दीक से सब चीज़ें देखने को मिली। आपको वहाँ से ये प्रेरणा मिली। यूपीएससी में आपने फिर बाद में कोशिश नहीं किया, आईपीएस बनना चाहते थे? ये मेरे देखिए आईएएस और आईपीएस दोनों में मेरे ऑप्शन थे कि हर हालत में पहले या तो आईएएस या आईपीएस, दो में से तीसरा अन्य किसी के विकल्प के बारे में विचार नहीं कर रहा था। इसी कड़ी में जब मध्य प्रदेश मिल गया तो इसमें मेरे को प्रोफेशन मुझे भोपाल का मिला और इस कड़ी में फिर बाद में ये भी परिस्थितियाँ बनी कि यूपीएससी की तैयारी साथ में एक बार जॉब लगने के साथ उस स्तर की नहीं संभव थी और ये भी लग रहा था कि इससे ही आगे चल के कहीं ना कहीं जो अपना आगे का मंजिल है वो मिलेगी। आप पुलिस में आना चाहते थे, राज्य पुलिस सेवा में आ गए, तो फिर आपने उधर प्रयास नहीं किए, जो मंजिल थी आपकी पुलिस में आने की वो पूरी? हाँ, निश्चित रूप से मेरा था कि आम जनता को कैसे न्याय दिलाया जाए, निर्दोष लोग केस में ना फंसें, दोषी ना बचें। ये कंसेप्ट मैंने अपने फादर के समय से मैं सोचता था और जब मेरी स्कूलिंग के साथ साथ मैंने बहुत नज़दीक से देखा, चूँकि फादर के जॉब में फादर मेरे गवर्नमेंट एडवोकेट भी रहे, हाई कोर्ट के जाने माने कानून के क्रिमिनल के एडवोकेट रहे, वो सब परिस्थितियों में बहुत सारे फैक्ट उनसे मुझे सीखने को मिले। हमें सब पहली पोस्टिंग याद रहती है, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी और क्या अनुभव था उसका? मेरा पहली पोस्टिंग भोपाली प्रोबेशन के रूम में रही और राजधानी की प्रोबेशनर के नाते निश्चित रूप से मुझे बहुत सब चीज़ लॉ एंड ऑर्डर को सीखने को मिला। हो सकता है कि वो अन्य जिलों में उतना ना मिलता। कानून के विभिन्न पहलुओं की यहाँ पे जानकारी मिली, विवेचना के बहुत तथ्यों की जानकारी मिली। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनने प्रोफेशनल के रूप में वो सब सिखाया जो एक अधिकारी के रूप में। कोई ऐसा किस्सा याद है या कोई ऐसा मामला याद है जो आज भी आपको याद आता हो? पहला मामला हो या दूसरा मामला हो? एक जब मैं प्रोफेशनल था उस अवधि की बात है, उसी समय एक एक्सीडेंट हुआ था ये खजूरी क्षेत्र में,
जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे, 10 से 12 लोग घायल हुए थे। उस एक्सीडेंट में इमीडिएट हमने मीडिया से कोऑर्डिनेट करके, और उसी समय हमारे साथ में एक IPS प्रोफेशनल मैडम थी, दीपिका सूरी मैम, वो भी स्पॉट पे पहुंची थी, जो आजकल IG महिला अपराध हैं, और इमीडिएट उनमें से जितने लोगों को हॉस्पिटलाइज करा सकते थे, तो काफ़ी एक बड़ी संख्या में 12 लोगों में से उसमें 7 लोगों की जान बची थी। क्योंकि मेजर एक्सीडेंट था, लग जे रहा था के साथ एक भी नहीं बचे। तो आपको संतुष्टि मिलती है हाँ, पुलिस निश्चित का रूप काम से। करके? ऐसे कई उदाहरण होंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहले जब पुलिस में नहीं थे तब पुलिस के बारे में क्या राय थी, और बाद में कुछ बदली है या वही राय है पहले? नहीं, जैसे मैंने बताया, मेरे दादाजी पुलिस ऑफिसर रहे। मेरे इधर देखें तो काफ़ी मेरे रिलेशन में भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स रहे, तो उन सब की मैंने एक बैकग्राउंड देखा, तो निश्चित रूप से तब भी मुझे मालूम था यदि तब भी आपके मन में अच्छी छवि थी और हाँ, तब भी अच्छी छवि थी। नज़दीक से मैंने पुलिस को देखा था। पुलिस की नकारात्मक छवि या खराब छवि उसी के दिमाग में हो सकती है जो पुलिस वाले के संपर्क में नहीं आया हो। इसके पीछे हो सकता है ऐतिहासिक कारण है, उसे अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस लोग समझते हैं, फिल्मी पुलिस समझते हैं, सच्चाई जबकि इससे इतर है। क्यों लगता है, क्या कारण है कि इस तरह की नकारात्मक छवि बन गई है? फिल्म एक वजह हो सकती है, फिल्म में अच्छी छवि भी दिखाते हैं पुलिस की, कई बार सराहनीय होती है, लेकिन क्या पुलिस को उस दिशा में काम करने चाहिए कि उसकी छवि जो है वो ओरिजिनल दिखे लोगों को, ना कि फिल्मों से और इतिहास से लोग उसको देखें? देखिए, अब बहुत ज़्यादा लोग कम्युनिटी पुलिसिंग से लोग जुड़ रहे हैं। जो छवि नकारात्मक थी उसमें बहुत सुधार हुआ। उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश राज के कारण उनकी पुलिसिंग दमनकारी थी। उस सब का कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कारण तो था ही। इससे लोगों के दिमाग में उस समय पुलिस की एक बड़ी नकारात्मक छवि बनी। पिक्चरों में भी पुलिस को लिमिटेड पिक्चर में एक सकारात्मक दिखाया, ज़्यादातर में जो है निगेटिव रोल दिया गया। इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों सोसाइटी में होता है। लेकिन आप देखें, यदि पुलिस को एक दिन के लिए कहीं से पूरा, यदि सब कुछ किसी स्टेट से विड्रॉ करके देखें तो अपराधियों की क्या स्टेटस रहेगी, किस तरह समाज में अव्यवस्था होगी, किस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उससे लोगों को समझ में आती है। मेरा यह कहना है कि सिर्फ जिस व्यक्ति का वास्ता नहीं पड़ा वही पुलिस के बारे में नेगेटिव सोच सकता है। जो व्यक्ति ठीक से पुलिस से एक बार जुड़ेगा तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि यदि कोई इस तरह के गड़बड़ लोग लिमिटेड हो सकते हैं, उनके विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई होती है। अन्यथा पुलिस वो काम कर रही है कोविड के भी परिस्थितियों में। वर्तमान में कोविड-19 का जब आया समय, तो जान जोखिम में डाल के कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनने वो सब काम किया जिसके लिए उन्हें कभी भी कोई भी संक्रमण हो सकता था, पूरे का पूरा परिवार इफेक्टेड हो सकता था। देखिए, कई पुलिस कर्मियों की जान भी गई। मगर जैसे मैंने बताया कि पुलिस जब कर्तव्य निष्ठा की बात आती है तो अपनी जान पर भी खेलती है। कोरोना में हमने देखा है कि पुलिस की अलग छवि दिखी है। लोगों ने, यदि पुलिस किसी को पीट रही है कानून का उल्लंघन करने पे, तो भी लोगों ने तालियां बजाई हैं उसके लिए। तो आपको लगता है कि जो कोरोना में जो छवि बनी है अच्छी पुलिस की, वो बरकरार रहेगी, और उसके लिए क्या काम करना चाहिए पुलिस को? पुलिस जो लॉ में उसके कर्तव्य हैं, जो पुलिस रेगुलेशन में उसके कर्तव्य हैं, बस उनका ठीक से निर्वहन करे। निश्चित रूप से कोई भी डिपार्टमेंट यदि हम देखें तो हो सकता है कि इस तरह के, यदि पुलिस को यदि उसके सापेक्षिक रूप से देखें, 24 घंटे काम करने वाला, रात दिन सिर्फ जनता के लिए समर्पित, तो देशभक्ति और जनसेवा को यदि चरितार्थ कर रही तो वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। निश्चित तौर पर देशभक्ति जनसेवा को चरितार्थ कर रही है पुलिस। आप साइबर SP भी रहे हैं, AJK में भी रहे हैं, महत्वपूर्ण विभागों में रहे हैं। क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं नई पुलिसिंग में और पुरानी पुलिस में? क्या अंतर है और अब नई चुनौतियां क्या आ रही हैं पुलिस के सामने? साइबर के मामले में हो, इस तरह से AJK के मामले में हो। देखिए, आजकल क्रिमिनल जो है, जो परंपरागत अपराध हैं उनसे हटके टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगे हैं। इसलिए हमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना होगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। साइबर यदि पार्ट से देखें तो क्रिमिनल आज फील्ड में आने की आवश्यकता नहीं है। लैपटॉप और उस मोबाइल के जरिए एक बड़ी से बड़ी लोगों की ठगी कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड हो। लोगों को विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि अन्य, चाहे अजाक के प्रकरण हो या SP STF क्राइम, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम होता है हर लेवल पर, उसमें इंटरेस्टेड क्राइम होता था, तो कहीं ना कहीं वो सब चुनौतियां आ गई हैं जो टेक्नोलॉजी का आना थी। बस वो पुलिसिंग जो परंपरागत थी वो आज भी आवश्यक है, लेकिन उससे हटके
हमें क्रिमिनल कहाँ कहाँ कौन कौन से पैतरेबाजी कर रहा है, कैसे उसको पकड़ा जाए, किस तरीके से चेन ऑफ एविडेंस हम कलेक्ट करें। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से ज्ञान और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। लोगों की ये धारणा रहती है कि पुलिस हमेशा पीछे रहती है चोर से, मतलब देरी से चलती है, देर से कार्रवाई करती है, स्पॉट पे देर से पहुंचती है। आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार आया है लेकिन लोगों की धारणा नहीं बदली है? दूसरी तरह की जो नई साइबर एक्ट की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो ठगियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी ठगी हो रही हैं साइबर एक्ट के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से, उनसे निपटने के लिए पुलिस सक्षम है या उसको और कुछ सक्षम बनाने की ज़रूरत है? देखिए, साइबर वाले पार्ट पे देखें तो हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी काफ़ी पूर्व की स्थिति में देखें तो उससे बहुत अच्छे परिणाम अब देने की स्थिति में है, लेकिन प्रशिक्षण की और भी आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और भी आवश्यकता है। साइबर की जो हर नोडल थाने हैं, अभी ज़िले में सिर्फ एक नोडल थाना है या फिर स्टेट लेवल पर उसका थाना है, लेकिन इस तरीके के हर थाने में हमारे कर्मचारी यदि साइबर एक्सपर्ट होंगे तो कोई कारण नहीं है कि साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैप जल्दी नहीं किया जा सके। क्योंकि इस तरह के लोग कहीं से ऑपरेशन करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में ठगी कर रहे हैं बैठे, वो कहीं झारखंड में, राजस्थान में, दिल्ली में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको पकड़ने में समय लग सकता है, इसलिए कई बार होता है कि सब चोर को पकड़ने में समय लग रहा है, लेकिन पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गैंग ट्रेस हो रही हैं और बच नहीं पा रहे लोग। आज यदि जो टेक्नोलॉजी हमारे जो नॉलेज में आ रही, जो प्रशिक्षण का स्तर है, उस सब के कारण ये संभव है कि किसी भी स्टेट में जाके बदमाश छिपे, वहाँ से बच नहीं पाता। इंडिया की जो पेरीफेरी में कहीं भी है उसको घेर के ले आते हैं। पुलिस इस तरीके के अपनी जो कार्रवाई है उसमें निरंतर कर्तव्य रहता है। सही है कि ट्रेनिंग की और जो नए जनरेशन आ रही है उनको उसमें सक्षम करने के लिए ऐसे अभियान चलाने की ज़रूरत है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। क्या नहीं लगता आपको ट्रेनिंग में भी बदलाव आना चाहिए? आपके दौर में जो ट्रेनिंग होती थी उसमें कोई ट्रेनिंग का आपका कोई ऐसा किस्सा याद हो आपको जिससे कोई सीख मिली हो? नहीं, देखिए, ट्रेनिंग में आउटडोर पे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, अब इंडोर पे काफ़ी फोकस किए जाने लगा। आउटडोर भी नितांत आवश्यक है, फिजिकल फिटनेस हो सबके लिए, लेकिन इंडोर में कंप्यूटर का अच्छी नॉलेज, टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज, क्योंकि जैसे जो वर्तमान समय है डिजिटल इंडिया के अगर देखें कंसेप्ट, तो निश्चित रूप से अगर यदि उसको टेक्नो सेवी होगा यदि अधिकारी, तो अपने अन्य लोग जो टेक्नो सेवी नहीं है उनसे वो कहीं ना कहीं आगे होगा। बिल्कुल, टेक्निकल में एक्सपर्ट आ भी रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़ी लिखी भी आ रही है, निचले अमला भी थोड़ा सक्षम आ रहा है, मतलब इंटेलिजेंट आ रहा है, तो उसका फ़ायदा तो पुलिस को कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको ज़्यादातर नौकरी भोपाल में रही, तो भोपाल की और दूसरे ज़िलों की पुलिसिंग में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, यदि मैं देखूं तो भोपाल के साथ साथ मेरे पास, जैसे यदि मैं देखूं एसटीएफ में, तो मेरे पास जबलपुर और ग्वालियर सब डिवीज़न रहा, 8 जिले का मैंने वहाँ का लगातार जगह काम किया। यदि मैं अजाक के रूप में देखें तो होशंगाबाद मेरे पास बैठती तो 4 जिले थे, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, तो इस तरह रायसेन। यदि उसकी पुलिसिंग देखें और जब यहाँ काम करने का फील्ड में मिला तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों की अपेक्षाएँ, यदि ये होता कि एक स्टेप वो सोचता है कि यदि जरा भी 2 दिन भी लेट होती चीज़ें तो और वरिष्ठ पर पहुँच जाता है, वहाँ भी यदि नहीं सुनवाई हुई तो तुरंत पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, यदि उस पर नहीं हो रहा है तो माननीय मंत्रीगण के स्तर पे, कुल मिलाकर के पॉलिटिकल सिस्टम भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अपेक्स है यहाँ पे, तो लोगों की रहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई हो सके, तो ये तो कहीं ना कहीं एक रहता है चैनल में। अन्यथा कार्रवाई तो चाहे वो किसी अन्य ज़िले में काम करें या भोपाल में, पुलिसिंग सब जगह बराबर है। यहाँ त्वरित कार्रवाई करना, यहाँ हर आदमी ही चाहता है कि उस पर रिस्पॉन्स सही हो, और मीडिया भी निश्चित रूप से राजधानी के नाते हर चीज़ का एक जो प्रजातंत्र का एक चतुर्थ पैरी है और सजग पैरी के नाते कहीं ना कहीं इस तरीके से वो अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन यहाँ पे सम्यक सतर्कता के साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए हर पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगा रहता है, वो करना भी चाहिए। यहाँ लापरवाही करने की संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि सुपरविजन अधिकारी एक के ऊपर एक रहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कई आंखें हैं जो हर अधिकारी कर्मचारी के कार्य को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो यहाँ का लेवल है, सुपरविजन का लेवल भी, यदि सोसाइटी में भी देखें तो अवेयरनेस का लेवल भी राजधानी के नाते, प्लस राजनीतिक हमारे जो यदि जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से मिला फीडबैक, वो सब के कारण से अवेयरनेस तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी रहती है। बार बार राजनीति की बात आती है, बार बार राजनेताओं की बात आती है, तो एक सवाल ये भी उठता है हमेशा कि राजनेताओं का अनैतिक दबाव भी रहता है,
ऐसा कोई दबाव आपको लगता है? ये सिर्फ पूरी कहने की बातें हैं। ये 100% कहने की बातें हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए, चूँकि वो जनता का प्रतिनिधि है, रख सकते हैं, लेकिन उनको यदि बता दिया जाए कि वाकई वैधानिक पहलू इसमें ये है, विधि सम्मत कार्रवाई यही है, तो कोई अवैधानिक कर्तव्य करने के लिए कभी किसी को विवश नहीं कर सकता। क्योंकि हर व्यक्ति संविधान की शपथ लेके यदि पुलिस में आया है तो उसके कर्तव्य हैं, उसके एक निश्चित रूप से एक उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के तरीके से करना है। और जनप्रतिनिधि भी कभी जैसा मैंने बताया, विधि सम्मत कार्रवाई यदि उसको बता दिया है कि इसमें ये बनती है, तो उससे आगे बढ़ के इस तरह की कार्रवाई के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। बस अधिकारियों के ऊपर रहता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं सामने वाले को, क्या कानूनन है और क्या गैर कानूनन है। उस आधार पे नेता भी पक्ष लेते हैं और उसकी खिलाफत करते हैं। यही मेरा ये भी सोचना ये है कि कहीं ना कहीं राजनेता, जैसे मैंने बताया, जनता के प्रतिनिधि हैं, बहुत बड़ी एक जनता का चूँकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सिर्फ अपेक्षा ये है कि जो सही कार्रवाई है वो हो जाए। लेकिन कम्युनिकेशन गैप में कई बार उसका मिस इंटरप्रिटेशन लोग समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, यदि कम्युनिकेशन सही कम्युनिकेट कर दिया जाए तो किसी भी लेवल से, पिछले यदि देखा जाए तो पिछले 19 साल में मैंने एक दिन भी इस तरीके का कोई राजनीतिक दबाव नहीं देखा कि जिसके कारण, हाँ, उनकी जैसे फ़ोन आएंगे उनके द्वारा बताया जाएगा, उनसे उनके एक निर्देश हो सकते हैं। और इस तरह के जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो, ये किसी भी लेवल का हो, उनको यदि ठीक से ब्रीफ कर दिया जाए तो फिर वो बात को समझते हैं। और सामने जनता जो उनको कहीं ना कहीं एक पक्ष रख रही थी, जैसे दूसरा पक्ष उनको स्पष्ट होता है तो फिर वो उनको भी ब्रीफ करते हैं। आपकी 19 साल की नौकरी हो गई, कोई पल ऐसा आया कि जब आपको लगा कि यार ये और मैं बेहतर कर सकता था, या कभी दुख होता कि ये नहीं कर पाया इसलिए इस मामले में ऐसा हो गया? नहीं, अभी ऐसा कभी नहीं आया। और ये कभी लंबी मंजिल है। दिन प्रतिदिन व्यक्ति की प्रगति करने के लिए, उसके व्यावसायिक दक्षता में निपुणता के लिए वो हर प्रयास करता है। 19 साल में लगातार इस चीज़ में आगे इम्प्रूवमेंट हुआ, आगे भी होता रहेगा। टेक्नोलॉजी भी बदलती है, उस समय भी आदमी सीखता है। लोगों की कैसे त्वरित कार्रवाई की जाए, ये डे वन से मैं अपना समय प्रबंधन और कर्तव्य का विधि सम्मत निष्पादन, ये दो मेरे हमेशा एक कर्तव्य का पार्ट रहे। तो उसके कारण से कभी इस तरह का कोई फील नहीं हुआ कि मैं ये नहीं कर पाया या मैं कर लेता। हमेशा जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो करने की कोशिश की। पुलिस की नौकरी कहा जाता है कि तनावपूर्ण है। आप तो पुलिस परिवार से ही हैं, आपके रिश्तेदार भी रहे हैं, परिवार में भी पुलिस में रहे हैं, तो कैसे तालमेल आप तो आसानी से बिठा लेते हो कि आपके सामने भी ये समस्या आती है? निश्चित रूप, देखिए 24 घंटे का जॉब है। इसमें हर आदमी चूँकि चाहता है, डिपार्टमेंट किसी की, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम हो, नगर निगम की प्रॉब्लम हो, पंचायत विभाग की प्रॉब्लम हो, किसी अदर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम भी वो चाहता है पुलिस के थ्रू जल्दी से हल हो जाए, तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। हाँ, इसमें ये बात सच है कि पुलिस में कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए समय देने की स्थितियों में कई बार व्यक्ति को समस्या आती है। लेकिन यदि कर्तव्य निर्वहन ठीक से करे तो परिवार भी सामंजस्य और समन्वय से हमें मदद करता है। और जैसे घर पे भी जैसे बताया गया है कि परिवार, पुलिस क्यों स्ट्रेस में रहती है, समय प्रबंधन की कमी के कारण लोग स्ट्रेस में रहते हैं। यदि समय का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी व्यक्ति लेट नहीं हो सकता। सब आदमी थकता वही है जो अव्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। अव्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं, इस कारण पुलिस परिवारों में थोड़ी दिक्कतें आती होंगी, लेकिन आप समय का प्रबंध अच्छे से कर लेते हैं। यदि भदौरिया जी पुलिसिंग नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं फ्री टाइम में? नहीं, जब मैं देखिए, जब पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ तो कोशिश है कि जब मेरी 2 बेटी हैं, दोनों बेटी की जो पढ़ाई है उनसे डिस्कस करता हूँ। वाइफ भी मेरी हायर एजुकेशन में है, वो उनका टीचिंग हायर एजुकेशन जॉब है यूनिवर्सिटी में, तो उनसे भी डिस्कस होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में बात होती है, या संगीत सुनना भी पसंद है, उसको मैं करता हूँ, या न्यूज़ चैनल से जो अपडेट होना चाहता हूँ, ये मेरे कर्तव्य के या मेरे खाली समय का हो रहा है। किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? फिल्में भी देखते हैं या नहीं? फिल्में देखने का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन म्यूजिक में देखूं तो वर्तमान में भी सुनना चाहता हूं। लता मंगेशकर जो पुराने हैं, मोहम्मद रफ़ी हो, उनको भी सुनना है, और वर्तमान वाले जो हैं उनको भी सुनना है। कभी गुनगुनाते भी हैं क्या गाने? नहीं, गाना गुनगुनाना तो खैर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनना अच्छा लगता है, तो जब पुलिसिंग से जो तनाव होता है वो भी गाने से दूर करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। यदि तनाव का कुछ किसी कारण से भी तनाव हो, आदमी यदि संगीत थोड़ा भी सुने तो स्ट्रेस फ्री तो फील करता है। पुलिस की दौड़
धूप वाली वो है लाइफ, 24 घंटे की नौकरी रहती है, तो संगीत घर में सुनते हैं या फिर गाड़ी जब में? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों में भी पुलिस को काफ़ी एक मूवमेंट करना पड़ता है। उस परिस्थिति में कोई रास्ते में भी सुन सकता है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति जल्दी पहुंचना ये सब, तो उस समय म्यूजिक नहीं सुन सकता आदमी। ऐसी परिस्थिति में जब समय मिले तो खाली समय में घर पे होने पर इस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। भोपाल में लाइन ऑर्डर का सबसे बड़ी वो एक समस्या रहती है, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जो कानून व्यवस्था बनाने के साथ साथ जो आपराधिक मामलों की जांच में आड़े आती है, मतलब उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो कोई आपके पास ऐसा कोई फार्मूला जिस बार बार बात चलती है कि अलग विंग कर दी जाए, कानून व्यवस्था के लिए अलग और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग, तो इसको कैसे देखते हैं? यदि देखिए थोड़ी बल की कमी के कारण से ऐसी विंग अभी कठिन रहती है, लेकिन मैंने अपने कम से कम अपने जो जुरिडिक्शन वाले क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छे हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के अच्छे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में। तो दो विंग अब एक तरह से अपने आप काम करती हैं। हर थाना क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून व्यवस्था के मास्टर कहे जाते हैं, यानी कि उनकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी रहती है कानून व्यवस्था में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छी हैंडलिंग है। तो दो जिसका जैसा इस कार्य के प्रति एटीट्यूड है, कार्य करने के जो तरीके हैं, उसकी जैसी व्यावसायिक निपुणता है, उसके हिसाब से यदि उनको यूज किया जाए तो फिर वो कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। आप एजेके में भी रहे हैं, अनुसूचित जनजाति विभाग को देखा है आपने एसपी के तौर पर। एक आमतौर पर आती है कि इस वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, और जो बाद में आए एक्ट में संशोधन आया है कि इसको कर दिया जाए, उसके खिलाफ अभी राजनीतिक मायने, तो अब आपको लगता है कि अब भी भेदभाव होता है, वैसे प्रताड़ित होते हैं इस वर्ग के लोग? देखिए अब यदि दूरस्थ अंचलों में, जैसे मैंने, चूँकि मैं एसपी अजाक होशंगाबाद संभाग रहा, होशंगाबाद रेंज बोलते हैं जिसको, तो बैतूल है, हरदा है, होशंगाबाद है, रायसेन है, दूरस्थ अंचलों में कहीं ना कहीं कई बार प्रताड़ना की शिकायतें आती हैं। और अब लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है और तुरंत इस तरह की शिकायतों को, चूँकि जगह जगह पे इस तरह के कैंप, जन चेतना कैंप लगते हैं, तुरंत अपनी शिकायत कर देते हैं। कठिन कार्रवाई है, चूँकि कठोर दंडात्मक कार्रवाई है SC/ST एक्ट में, तो इस तरह की प्रताड़ना के स्तर बहुत कम बचा है। लेकिन जब भी इस तरह के बीच बीच में आते हैं और तुरंत ही प्रशासन शासन की मंशा अनुरूप इसमें इमीडिएट पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो इस तरह की प्रताड़ना बहुत रेयर देखने को मिलती है। STF में रहे आप, SP के ऊपर संगठित अपराध मध्य प्रदेश में किस दिशा में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हुए? देखिए मध्य प्रदेश में संगठित अपराधों की यदि स्थिति देखें तो बहुत कंट्रोल है। यदि मैं SP STF के रूप में देखूं तो मेरे पास जबलपुर का भी चार्ज रहा, ग्वालियर का भी चार्ज रहा। ये सब वो बॉर्डर वाले ज़िले हैं। जबलपुर के चार्ज में इधर रीवा वाला बॉर्डर उत्तर प्रदेश लग जाता था, ग्वालियर के केस में भी ग्वालियर लग जाता था। इन सब परिस्थितियों में देखें तो अदर स्टेट में भी जो इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम होते यहाँ भी हैं, लेकिन पकड़ने के लिए पुलिस इतनी सक्षम है, समय से सब जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, साइंटिफिक एविडेंस का उपयोग करके इस तरह के बड़े बड़े गैंग ट्रैक किए हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ प्राय देखने को नहीं मिलता है। आपकी सवाल, यदि कोई पुलिस में आना चाहता है तो उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं और क्या सीख देना चाहेंगे? सबसे पुलिस में आना निश्चित तो आना चाहिए, क्योंकि पुलिस में आने के बाद जो आदमी को देशभक्ति और जनसेवा करने के जो मौका है, लोगों को त्वरित न्याय देने की जो क्षमता है, और मानसिक संतोष, जैसे एक उदाहरण है, चूँकि इसी कड़ी में आप पूछे हैं, मानसिक संतोष इस तरीके का रहता है कि जो व्यक्ति को स्पॉट पर जस्टिस देने के लिए यदि थोड़ी भी ठीक से काम करे आदमी, तो उसके पूरा का पूरा परिवार जो निर्दोष है, यदि उसको दोषी नहीं बनाया जाए और निर्दोष है तो निर्दोष रहने दें, तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी सोसाइटी में पूरा का पूरा परिवार दुआएं देता है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो पुलिस वह जॉब है, पुलिस कार्य करने का वह संस्था है जिससे व्यक्ति अपने को मानसिक संतोष खुद को भी मिलता है और सोसाइटी में एक अच्छी छवि निर्मित करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थे राजेश भदौरिया जी। उनका बचपन से ही एक सपना था कि वो पुलिस में जाएं। पिता से उनको ये सीख मिली, प्रेरणा मिली, दादा से ये प्रेरणा मिली और रिश्तेदारों से भी ये प्रेरणा मिली। तो उनका जो सपना था वो राज्य पुलिस सेवा में आने से पूरा हो गया था। इस कारण उन्होंने UPSC के एग्ज़ाम नहीं दिए और अब वो कहते हैं कि अच्छे लोग पुलिस में आना चाहते हैं तो पुलिस में आएंगे तो निष्पक्ष न्याय मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा तो पुलिस की छवि बेहतर होती जाएगी। तो आज इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर किसी सत्ता के सारथी के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।